आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं सेट 3 825 BASE सेट का नाम है। तो उम्मीद है कि आपने इसके पहले सेट नंबर फर्स्ट और सेकेंड पढ़ लिया होगा, क्योंकि सेट नंबर फर्स्ट में मैंने ये यहाँ पे जो निर्देश दे रखा है इस निर्देश को अच्छे से एक्सप्लेन किया है, जिससे आपको समझ में आए कि पेपर में आपको करना क्या है जब आप एग्जाम देने लगे। तो दूसरी चीज़ कि आपको कितने प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, कितने प्रश्न हैं, कौन कितने कितने मार्क्स के मिलते हैं, कितने खंड हैं, ये सारी चीज़ें मैंने सेट नंबर फर्स्ट में ही बता रखा है। सबसे पहले खंड अ बहुविकल्पी प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है फ्रांस की क्रांति कब हुई। तो आपको पता होगा फ्रांस की क्रांति जो है वो 1789 ईस्वी में हुआ था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बहुविकल्पी प्रश्न को सभी को OMR सीट में फिल करना होता है। अगला प्रश्न है जर्मनी के एकीकरण का जनक कौन है। जर्मनी के एकीकरण का जो जनक है वो है बिस्मार्क, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भारत का पहला लौह इस्पात संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया। तो वो स्थापित किया जमशेदपुर में। भारत का पहला लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किया गया। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय विश्व बैंक की स्थापना कब की गई। तो अंतर्राष्ट्रीय विश्व बैंक की स्थापना की गई 1944 ईस्वी में। अगला प्रश्न है विश्व में आर्थिक महामंदी कब आई। तो विश्व में आर्थिक महामंदी आई थी 1929 में। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है कि कॉर्न लॉ किस देश से संबंधित है। तो कॉर्न लॉ जो है वो ब्रिटेन देश से संबंधित है। प्रश्न नंबर 7 है हिंदी है। हिंदी क्या है। हिंदी है राजभाषा। प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है कि जनसंघ की स्थापना हुई थी। जनसंघ की स्थापना कब हुई थी। तो आप कहेंगे 1951 में जनसंघ की स्थापना हुई थी। प्रश्न नंबर 9 है निम्न में से किसका संबंध लोकतंत्र से नहीं है। तो लोकतंत्र का संबंध जनमत से होता ही है, राजनीतिक दल से भी होता है, उत्तरदायी शासन से भी होता है, बहुसंख्यकों के शासन से लोकतंत्र का कोई लेना देना नहीं होता, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। भारत के संविधान में महिलाओं के लिए क्या आरक्षण की व्यवस्था है। तो ऐसे में ये इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा स्थानीय संस्थाओं में। ठीक है। निम्न में से कौन सा आर्थिक विकास का लक्ष्य है। तो आर्थिक विकास का लक्ष्य रोजगार भी होता है, उपभोग में वृद्धि भी होता है, स्वतंत्रता भी होता है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 है तृतीयक क्षेत्र का व्यवसाय है। तो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक ये 3 क्षेत्र होते हैं। इसके विषय में अगर आपने सेट फर्स्ट और सेकंड दोनों कंप्लीट कर लिए हैं तो 100% सभी ऑप्शंस के आंसर, सभी क्वेश्चंस के ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। इसमें से ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा बैंकिंग। प्रश्न नंबर 13 है निम्नलिखित में से कौन अनौपचारिक साख को नियंत्रित करता है। तो ये करता है कर्जदार, है ना। बाकी वित्त मंत्री और वित्त मंत्रालय और RBI ये जो होते हैं ये आपको औपचारिक रूप से करते हैं। अगर आपने पिछला सेट पढ़ा होगा तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता रखा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अवरोधक है। तो ये है A और B दोनों, मतलब आयात कर भी है और घरेलू व्यापार को संरक्षण देने वाले, दोनों के दोनों सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उपभोक्ता के शोषण का एक रूप है। उपभोक्ता के शोषण का एक रूप है मिलावटी वस्तु भी है, कम वजन तौलना, अनुचित कीमत लेना, मतलब ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 है कि संपूर्ण उत्तरी मैदान बना है। संपूर्ण उत्तरी मैदान किससे बना है। तो आप कहेंगे जलोढ़ मिट्टी से बना है। प्रश्न नंबर 17 निम्नलिखित में से कौन वन संसाधनों के सिकुड़ने का कारण नहीं है। तो आप कहेंगे आरक्षित वनों का विस्तार, यह जो है वन संसाधनों के सिकुड़ने का कारण नहीं है। बाकी कृषि क्षेत्रफल में वृद्धि, जैसे ही क्षेत्रफल बढ़ेगा कृषि का तो पेड़ काट दिए जाएंगे, तो वन का जो क्षेत्रफल है वो भी कम होने लगेगा, मतलब सिकुड़ने लगेगा। वाणिज्य वानिकी में वृद्धि होगा तो भी खनन क्रियाओं में वृद्धि होगा, तो हर जगह वन काटे जाएंगे और ऐसी क्रिया में वन क्या होगा, कम हो जाएगा। तो कम होने का मतलब ही है सिकुड़ना। तो आरक्षित वनों का विस्तार जो है वो कारण नहीं है, क्योंकि जब वन को आरक्षित किया जाएगा तो विस्तार किया जाएगा तो वो सिकुड़ने के कारण नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन भारत में रोपण फसल का उदाहरण नहीं है। तो आप कहेंगे कि यह है कॉफी। निम्नलिखित में से कौन खनिज उद्योग है। तो आप कहेंगे यह है पेट्रो रसायन उद्योग। और यह रहा MCQ का अंतिम प्रश्न कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना संबंधित है। तो आप कहेंगे महाराजमार्ग विकास से संबंधित है। तो इस तरीके से आपका ये 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 20 के 20 OMR सीट पे आपको फिल करने हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, हालांकि पिछले सेट में भी मैंने बताया था, सेट नंबर 2 में भी, कि अगर कभी भी ऑप्शन अगर आपका आ जाता है कि उपर्युक्त सभी या तो आ जाता है इनमें से
सभी। तो ये 100% श्योर होते हैं, हालांकि 98% मैं कह सकता हूँ ये श्योर होता है कि यही ऑप्शन जो है सही होते हैं। ठीक है, तो इसलिए जब भी उपर्युक्त सभी, इनमें से सभी ऐसे ऑप्शन आए या इनमें से कोई नहीं ऑप्शन आए तो समझ, इनमें से कोई नहीं का ऑप्शन कम बनता है, लेकिन इनमें से सभी या उपर्युक्त सभी अगर आ गया समझिए कि वही ऑप्शन आपका सही होगा। क्लियर है? चलिए, ये तो ट्रिक है और ट्रिक गलत भी हो सकता है, इसलिए मैंने 98% सही कहा है, 2% गलत हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बढ़ते हैं खंड ब की तरफ। खंड ब में 2 वर्णनात्मक प्रश्न होंगे, वर्णनात्मक फर्स्ट और वर्णनात्मक सेकेंड। वर्णनात्मक फर्स्ट में जितने भी आंसर आपको लिखने हैं वो 80 शब्दों में लिखने हैं। और मैं यहीं पे क्लियर कर दूं, 80 का मतलब आप अगर शब्दों को एकदम फिट शब्द लिखते हैं, मतलब अगर ऐसे पॉइंट आप लिखते हैं कि जो एग्जामिनर है वो समझ जाए कि बच्चा तेज है, तो आप 60 से लेके 80 शब्दों तक लिख सकते हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होगा अगर आप 60 शब्द भी लिखते हैं, लेकिन आपने जो लिखा है वो बिल्कुल प्रश्नों के अकॉर्डिंग है, तो आपको पूरा नंबर मिलेगा, कोई भी नंबर नहीं कटेगा। तो यहाँ पर देखिए पेपर के प्रश्न दिए गए, आपको जो पहला प्रश्न करेंगे तो 2 प्रश्न मिलेगा, दूसरा प्रश्न करेंगे तो भी 2 प्रश्न मिलेगा, तीसरा करेंगे तो भी 2 प्रश्न मिलेगा, चौथा करेंगे तो भी 2 प्रश्न मिलेगा। और इन दोनों में से कोई एक ही करना है, चाहे अथवा वाला प्रश्न करिए, चाहे तो पहला करिए, दूसरा करिए, चाहे अथवा करिए, तीसरा करिए, चाहे अथवा करिए। तो इस तरीके से अगर आपने सेट फर्स्ट और सेकंड देख लिया है तो चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। 2+2 2+2 1 1 1 क्या लिखा है, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए फिर भी मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि यहाँ पर देखिए लिखा गया भारत की आर्थिक तथा राजनीतिक स्थिति पर प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव का उल्लेख करिए। अगर आप आर्थिक स्थिति पर जो है उल्लेख कर रहे हैं तो 2 नंबर मिलेगा, राजनीतिक स्थिति पर कर रहे हैं तो 2 नंबर मिलेगा। उसी तरीके से आर्थिक महामंदी के 2 प्रमुख कारणों का उल्लेख करें, तो जब पहला कारण लिखेंगे तो 2 नंबर, दूसरा कारण लिखेंगे तो 2 नंबर। इस तरीके से आपको समझना पड़ेगा कि आपका नंबर कटने ना पाए। जैसे इसमें देखिए लोकतंत्र की 4 प्रमुख विशेषताएं लिखनी है, एक एक विशेषताओं पर एक एक नंबर है, इसलिए 4 विशेषताएं आपको लिखनी ही पड़ेगी। ऐसा नहीं कि पूरा पेज भर दिए और एक ही विशेषता उसमें लिखे हैं, तो आपका नंबर जो है वो कट जाएगा। ठीक है, चलिए अब इन प्रश्नों के आंसर को देखते हैं। बिल्कुल पेशेंस के साथ और ध्यान से चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे आप। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न है पहला कि भारत की आर्थिक तथा राजनीतिक स्थिति पर प्रथम विश्व युद्ध के प्रभावों का उल्लेख करें। मतलब जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो भारत की आर्थिक स्थिति क्या रही और भारत की राजनीतिक स्थिति क्या रही। भारत की आर्थिक तथा राजनीतिक स्थिति पर विश्व युद्ध के प्रभाव। देखिए प्रथम विश्व युद्ध के कारण, ध्यान से समझिए कि प्रथम विश्व युद्ध के कारण जब यहाँ पर ये भी पता चलेगा 1914 से लेकर 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला, तो प्रथम विश्व युद्ध के कारण भारत पर गहरा आर्थिक व राजनीतिक प्रभाव पड़ा। युद्ध के खर्च पूरे करने के लिए भारत जो है भारी कर लगाए गए, कस्टम ड्यूटी और आय कर जो है वो बढ़ाया गया, क्योंकि युद्ध का खर्च ही पूरा नहीं हो पा रहा था। तो खर्च पूरा करने के लिए जब ज़्यादा टैक्स लगा दिया गया तो पैसे आने लगे, कस्टम ड्यूटी लगा दिया गया, आय कर बढ़ा दिया गया, तो वस्तुओं के दाम जो है वो तेजी से बढ़ गए। वस्तुओं के दाम अगर तेजी से बढ़ गए और जो आम जनता है उसकी क्रय शक्ति घट गई, अगर वस्तुओं के दाम बढ़ जाएंगे तो आम जनता के पास तो कम पैसा रहेगा, तो वो चीज़ों को खरीद नहीं पाएगा, तो उसकी जो आय शक्ति है, अरे जो क्रय शक्ति है मतलब खरीदने की शक्ति है, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। औद्योगिक उत्पादन बढ़ा, औद्योगिक उत्पादन बढ़ने लगे। अच्छा औद्योगिक उत्पादन ठीक है बढ़ा, लेकिन जो कच्चे माल हैं, अगर किसानों के पास, आम जनता के पास पैसा ही नहीं है कि वो खेती कर पाए, तो कैसे उद्योग में कच्चा माल पहुंचेगा। मान लीजिए कपास की खेती हो रही है, अब किसान के पास पैसा ही नहीं है, कम है, भारी टैक्स भी लगा दिया गया, तो जब भारी टैक्स लगा दिया गया, आयकर लगा दिया गया, हर चीज टैक्स के सहारे हो गया, तो किसान के पास पैसा ही नहीं है, क्रय शक्ति कम हो गई, खरीदने की शक्ति कम हो गई है, तो अनाज बीज कुछ खरीद नहीं पाएगा, तो खेती नहीं कर पाएगा, कपास तैयार नहीं हो पाएगा, तो उद्योग में क्या जाएगा, औद्योगिक जो है दाम जो है उत्पादन बढ़ जाएगा। लेकिन जो उत्पादन का मतलब बढ़ने का मतलब ये कि जो चीज़ें पहले से थी वही उत्पादन में बढ़ाया जा रहा है, लेकिन अब एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं बची, तो वही यहाँ पे लिखा गया कि कच्चे माल की कमी आ गई। तो इससे क्या हुआ कि कई उद्योग जो है बंद हो गए, प्रभावित हो गए, उससे जो फैक्ट्रियाँ थी वो बंद हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पता चला कि आर्थिक स्थिति कैसे डगमगा गई। अब देखिए सैनिक भर्ती, युद्ध खर्च ने असंतोष बढ़ा दिया गया, क्योंकि भारत को भी शामिल कर लिया गया प्रथम विश्व युद्ध में,
और वैसे में जो सैनिक भर्तियां होने लगी और जो युद्ध हो रहा था उसमें जो खर्च हो रहा था वो भारत से लेना देना नहीं था, फिर भी तो ऐसे में असंतोष बढ़ गया। अगर राजनीतिक दृष्टि से देखें तो राजनीतिक दृष्टि से युद्ध के बाद भारतीयों में स्वतंत्रता की मांग तेज हुई, क्योंकि अगर भारत का प्रथम विश्व युद्ध से कोई लेना देना नहीं था, फिर भी ब्रिटिश गवर्नमेंट उसमें शामिल करी, उसमें सिपाहियों की भर्ती करी गई, युद्ध जो है उसका जो खर्चा है वो भारत से लिया गया, और भारत में कच्चे माल की कमी हो गई, आम जनता परेशान हो गई, टैक्स लगा दिए गए, तो लोगों के मन में द्वेष की भावना तो आएगी ही। तो इसलिए भारतीयों के मन में स्वतंत्रता की जो मांग है कि हमको आज़ाद कर दिया जाए, हमको इस युद्ध से कोई लेना देना नहीं, हमको ज़बरदस्ती झोंक दिया गया है, तो ऐसे में जो है स्वतंत्रता की जो मांग है वो तेज हो गई और राष्ट्रीय आंदोलन को नया बल मिल गया। कांग्रेस और अन्य दलों ने नई चेतना आई, उनको भी लगा कि हाँ भाई ये सही है, और अगर जनता के मन में ये बात आ गई है तो हम भी इसमें शामिल होकर अपने देश को आज़ाद कराएं, तो जिससे स्वतंत्रता संग्राम का विस्तार हुआ। ठीक है, उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगला प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न का अथवा वाला प्रश्न है ना, दोनों में से कोई एक ही करना है। आर्थिक महामंदी के दो प्रमुख कारणों का उल्लेख करें। आर्थिक महामंदी के दो प्रमुख कारणों का उल्लेख है, तो यहाँ पर देखिए दो कारण मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। पहला ये कि अत्यधिक उत्पादन और उपभोग में कमी, दूसरा ये कि शेयर बाजार का पतन। ठीक है, हालांकि और भी कारण हैं, लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ इन दो जो है कारणों की चर्चा कर रहा हूँ, क्योंकि इसके पहले भी प्रश्न आया तो मैंने इनके अलावा भी जो है कारणों की चर्चा की है। चलिए अब इसको ध्यान से समझिए। पहला कारण क्या है? महामंदी। आर्थिक महामंदी का मतलब होता है कि चीजों में कमी आ जाना, है ना। पहला है अत्यधिक उत्पादन और उपभोग में कमी। अगर हद से ज्यादा कोई चीज उत्पादन कर लिया जाए, मान लीजिए कि एक गांव में 10 मोटरसाइकिल का काम है, ऐसा समझिए, ठीक है, लेकिन वहां पे एक फैक्ट्री लगा दी गई और 500 मोटरसाइकिल निकाल दिए गए। अरे उस गांव में 10 की जरूरत थी तो 500 लगाने बाइक बनाने की क्या जरूरत है मोटरसाइकिल। तो ऐसे में उत्पादन जो है वो ज्यादा हो गया ना, जब ज्यादा हो गया तो उसका खर्च तो बढ़ गया, उत्पादन हुआ तो खर्चा तो लगा होगा, लेकिन उसका जो उपभोग है, उपभोग यानी कि अब कोई उसको चलाने वाला नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, उसमें कमी आ जाएगी, वो सभी के सभी खराब हो जाएंगे। ये सिर्फ उस उद्योग के साथ, कंपनी के साथ नहीं, ये हर एक चीज में लागू होता है, चाहे वो फसल हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो फैक्ट्री हो, हर चीज के लिए लागू होता है कि अगर अत्यधिक उत्पादन हो जाए तो उपभोग में कमी आ जाए तो ये महामंदी का कारण बनता है। 1920 के दशक में यूरोप व अमेरिका में औद्योगिक उत्पादन बहुत बढ़ गया, क्योंकि उस समय कंपटीशन भी हो गया था, तो औद्योगिक उत्पादन बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया। लेकिन लोगों के पास तो पैसा ही नहीं है, और लोगों के पास आय इतनी नहीं बढ़ी कि वे सब खरीद सके। जब पैसा ही नहीं है सब कुछ खरीद सके तो क्या हो गया, स्टॉक जमा हो गया, और जब स्टॉक जमा हुआ तो उत्पादन जो है वो ठप होने लगा। जब लोगों को लगा कि हाँ लोगों के पास पैसा नहीं है, स्टॉक जमा हो गया है, कोई खरीद ही नहीं रहा है, तो क्या हो जाएगा, उत्पादन ठप हो जाएगा। अगला है शेयर बाजार का पतन। रीजन वही है जो आपने अभी पढ़ा कि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में शेयर कीमतें अचानक गिरने से निवेशकों को भारी नुकसान हुआ। जो भी पैसा लगाए थे वो नुकसान होने लगा, जो बैंक थे वो बंद होने लगे। अरे पैसा ही नहीं है तो बैंक का काम क्या है, और बेरोजगारी बढ़ने लगी और विश्व व्यापार जो है वो घट गया। विश्व व्यापार का मतलब ये है कि एक देश का दूसरे देश से व्यापार करना, वो घट गया। जाहिर सी अब अपने आप से कॉमन सेंस लगा के समझिए कि अगर लोगों के पास पैसा ही नहीं है तो खरीदेंगे कहाँ, जब खरीदेंगे नहीं तो महामंदी तो आएगा ही। तो ये जो दोनों कारण मैंने बताया, इन दोनों कारणों की वजह से यूरोप पूरी दुनिया में जो है आर्थिक मंदी फैल गई। पूरी दुनिया में फैली थी, ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत में या यूरोप में, अमेरिका में, पूरी दुनिया में ये महामंदी का जो है कहर बरपा था। ठीक है, तो उम्मीद है कि पहला प्रश्न आपको दोनों समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में क्षेत्रीय दलों के बढ़ते महत्व के दो प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए। दो प्रमुख कारण है ना, इस बात को थोड़ा समझिए कि क्षेत्रीय दल के बढ़ते महत्व के दो प्रमुख कारण आपको बताने। एक पहला कारण होता है कि क्षेत्रीय समस्याओं पर ध्यान, दूसरा कारण होता है गठबंधन राजनीति का उदय। अब इस बात को थोड़ी समझिए।
कि क्षेत्रीय दलों के बढ़ते महत्व के दो प्रमुख कारण। अगर हम कहें कि क्षेत्रीय समस्याओं पर ध्यान, मतलब ये कि राष्ट्रीय दल प्रायः पूरे देश की नीतियों पर केंद्रित रहते हैं, जबकि क्षेत्रीय दल विशेष राज्यों की भाषा, संस्कृति, रोजगार व विकास संबंधी मुद्दों को उठाते हैं। तो जो क्षेत्रीय समस्याएं होती हैं और जो राष्ट्रीय दल होते हैं, राष्ट्रीय दल मतलब जो नेशनल लेवल की जो पार्टियां होती हैं, वो दल क्या करती हैं कि उनको क्षेत्र में क्या हो रहा है उनको पता ही नहीं होता है। गांव में क्या हो रहा है या किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र में क्या हो रहा है, एक ब्लॉक में क्या हो रहा है, और ऐसे कंडीशन में राष्ट्रीय दल देश की नीतियों पे काम करते हैं कि भाई देश का कैसे विकास हो। लेकिन जो क्षेत्रीय जो पार्टियां होती है, दल होते हैं, वो भाषा के आधार पर, संस्कृति के आधार पर, रोजगार के आधार पर, विकास के आधार पर देखते हैं कि क्या कमी है, और ऐसे मुद्दों को वो उठाते हैं और उठाने के बाद विकास की ओर बढ़ा जाता है। समझ में आया। दूसरा है गठबंधन राजनीति का उदय। अब गठबंधन का क्या होता है? गठबंधन का मतलब होता है कि बहुत सारे जो है पार्टियां, बहुत सारे दल मिलकर एक साथ जो है सरकार बनाना, ये गठबंधन कहलाता है। तो केंद्र व राज्यों में अक्सर किसी एक दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता। देखिए क्या होता है कि केंद्र व राज्यों में अगर सरकार किसी की बनती है तो जिसका जो है पूर्ण बहुमत होता है उसी को मिलता है कि वो सरकार बनाएगा, जिसके पास ज़्यादा वोट होते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे समझ लीजिए थोड़ा सा कि अगर ये मान लीजिए 3 पार्टियां हैं और 3 पार्टियों में इसको मिले हैं 100 वोट थे टोटल, इसको मिले हैं 20 वोट और इसको मिले हैं जो है 40 वोट और इसको मिले हैं 40 वोट। अब आप एक बात समझिए कि अगर ऐसे कंडीशन में 40 वाला अपना सरकार बना नहीं सकता है, ये 40 वाला अपना सरकार नहीं बना सकता है, 20 वाला तो पहले से हार गया है। तो अब यहाँ पर क्या खेल होगा? अब यहाँ पर ये खेल होगा कि ये 40 वाला सोचेगा कि ये 20 वाला मेरे पास आ जाए, और ये भी 40 वाला सोचेगा ये 20 मेरे पास आ जाए। तो ऐसे कंडीशन में ये 20 जिधर जाएगा उसको वोटों की संख्या कितनी हो जाएगी? अगर ये इसके पास गया तो इसके वोटों की संख्या 60, इसके पास गया 60, तो जिसके पास ज़्यादा वोट हो जाएगा वो बन जाएगा। तो 2 ही पार्टियां बचेंगी, 60 वाले और 40 वाले। तो मान लीजिए ये जो गया ये इसके पास गया, पहले वाले के पास गया, ठीक, ये पहले वाले के पास गया तो इसकी वोट की संख्या कितनी हो गई? इसकी वोट की संख्या 60 हो गई। अब ये चला गया, इसमें मिल गया तो ये गायब हो गया, तो ये 60 पा गया, ये 40 पा गया। तो इसी को कहते हैं इन दोनों का गठबंधन हो गया। तो अब सरकार जो है इन दोनों मिल के चलाएंगे, ठीक है। तो इसकी वजह से ये हार हो जाता। अगर ये इसमें मिलता तो ये जीत जाता। तो यही है कि जब पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है तो केंद्र और राज्यों में अक्सर किसी एक दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है, तो ऐसे में क्षेत्रीय दल जो है सरकार बनाने व चलाने में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। इससे उनका महत्व और बार्गेनिंग पावर जो है वो बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। लोकतंत्र की 4 प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। लोकतंत्र की 4 प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करना है, ध्यान से समझिए। तो इसमें मैंने 4 प्रमुख विशेषताओं में पहले जनसत्ता को रखा है, दूसरा रखा है मुक्त व निष्पक्ष चुनाव, और तीसरा होता है कानून का शासन, और चौथा है मौलिक अधिकार और स्वतंत्रता। चारों को एक एक मार्क्स मिलेंगे, इसलिए ध्यान से समझिए। पहले जनसत्ता है। अगर आप लेक्चर को भी ध्यान सुनेंगे ना तो आप अपने से भी चीज़ों को लिख सकते हैं। पहला है जनसत्ता। लोकतंत्र में अंतिम शक्ति जनता के पास होती है और वे चुनाव द्वारा सरकार बनाते या हटाते हैं। जनता के पास ही तो सारी शक्ति है। अब भले 5 साल के लिए सरकार करे या ना करे कोई काम, लेकिन जनता के पास पावर होता है किसी सरकार को हटाने का, किसी सरकार को बनाने का। तो लोकतंत्र है, इसका मतलब उसमें जनसत्ता होनी चाहिए, जनता के पास शक्ति होना चाहिए। दूसरा है मुक्त व निष्पक्ष चुनाव। जो चुनाव हो वो मुक्त हो, फ्री हो और निष्पक्ष हो, किसी के प्रति पक्ष न लिया जाए। मतलब नियमित अंतराल पर चुनाव होते हैं जिससे नागरिक अपनी अपनी पसंद व्यक्त करते हैं, जिसको जो अच्छा लगता है। जिसको लगता है रोजगार के ऊपर तो रोजगार वाले को वोट देता है, अगर कोई सरकार अच्छा काम कर रहा है तो उसको वोट देता है, अगर कोई विकास के नाम पे वोट मांगता है तो वो सबका अपना अलग अलग पसंद होता है, उसके अकॉर्डिंग वोट होता है। तो यही होता है कि निष्पक्ष जो है चुनाव हो। तीसरा है कानून का शासन। सभी नागरिक कानून के सामने समान है और संविधान जो है सर्वोच्च है। तो यहाँ पर ये चीज़ समझना है, कानून सबके लिए समान होता है, चाहे वो राजा हो चाहे वो भिखारी हो। तो दोनों के लिए, राजा और अंक दोनों के लिए जो है कानून हमेशा समान होता है, इसलिए सबको मानना पड़ता है। और सबसे सर्वोच्च जो कानून है वो संविधान होता है।
मौलिक अधिकार और स्वतंत्रता मैंने इसलिए रखा है क्योंकि नागरिकों को मूल अधिकार मिले हैं जिसका हनन नहीं किया जा सकता, नागरिकों को स्वतंत्रताएं मिली हैं जिसका हनन नहीं हो सकता, तो ये लोकतंत्र की विशेषताओं में आते हैं। तो नागरिकों को अभिव्यक्ति, संगठन और धर्म की स्वतंत्रता मिली है, मतलब कहीं पर भी आप जा सकते हैं, पूरे भारत में कहीं पर भी रह सकते हैं, कहीं पर भी घर बना सकते हैं, कहीं पर भी आप घूम टहल सकते हैं, संगठन कोई भी संगठन बना सकते हैं और कोई भी धर्म आप अपना सकते हैं, सब में स्वतंत्रता मिली है, किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। तो यही तो लोकतंत्र है, ठीक है, जिससे वे लोकतांत्रिक मूल्यों को जी सकते हैं। उम्मीद है कि प्रश्न आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 में। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि परिवहन क्षेत्र का विकास देश की किस विकास में कैसे सहायक हो सकता है। मतलब ये कहा जा रहा है परिवहन क्षेत्र विकास देश के विकास में कैसे सहायक हो सकता है। किन्हीं 2 लाभ को बताइए, 2 लाभ आपको बताने हैं, ठीक है। देखिए 2 लाभ बताने हैं, दोनों लाभ को समझते हैं। सबसे पहले ये समझिए कि परिवहन क्षेत्र का विकास देश के विकास में जो सहायक होना होता है, ये कैसे। तो पहली बात तो ये समझिए कि परिवहन किसी भी देश की आर्थिक रीढ़ है, चाहे वो सड़क हो, चाहे वो रेल हो, चाहे वो जल या वायु परिवहन हो। तो उससे क्या होगा, कच्चा माल उद्योगों तक और तैयार माल बाजारों तक आसानी से पहुंचता है। परिवहन होने से एक देश से दूसरे देश निर्यात किया जा सकता है, आयात किया जा सकता है। अगर भारत में ज़्यादा से ज़्यादा दाल हो रहा है तो वो अपने देश से दाल को किसी और देश में क्या कर सकता है, विक्रय कर सकता है, बेच सकता है। तो ये कैसे दूसरे देश में जाएगा, अगर जल मार्ग से जाएगा तो जल परिवहन चाहिए ही, शिप चाहिए, जहाज चाहिए। अगर वो हवा के माध्यम से आएगा तो हवाई जहाज चाहिए, हेलीकॉप्टर चाहिए। और अगर वो स्थल मार्ग से जाएगा तो उसे रेल चाहिए, ट्रेन चाहिए। तभी तो एक जगह से दूसरे जगह, गांव में अगर गन्ने की खेती की जा रही है तो अच्छी बात है, गन्ने को उठाकर फैक्ट्री तक लाने के लिए परिवहन चाहिए। तो अगर वो रेल से आ रहा है ठीक है, सड़क से आ रहा है ठीक है, जल से, वायु से, कैसे भी आ रहा है, लेकिन ठीक है, उसके लिए परिवहन तो चाहिए ही। तो अब जब परिवहन नहीं होगा तो गन्ना जो है वो फैक्ट्री में नहीं पहुंच पाएगा। अब जब गन्ना फैक्ट्री में नहीं पहुंच पाएगा तो चीनी नहीं बनाया जा सकता है, और जब फैक्ट्री क्या हो जाएगा, फिर बंद हो जाएगा। और जब फैक्ट्री के पास कोई काम नहीं रहेगा तो क्या होगा, बंद ही तो होगा। तो ऐसे में विकास कैसे होगा। और ये सिर्फ गन्ना के लिए नहीं है, हर चीज के लिए है। अगर परिवहन नहीं है तो आर्थिक स्थिति डगमगा जाएगी। तो इसलिए चाहे वो सड़क हो, चाहे वो रेल हो, चाहे वो जल मार्ग हो, चाहे वो वायु मार्ग हो, हर जगह के लिए एक परिवहन चाहिए जिससे कच्चा माल जो है उठाकर उद्योगों तक लाया जा सके या बाजारों तक पहुंचाया जा सके, ठीक है। अब आप ये समझिए कि परिवहन क्षेत्र जो है वो देश के आर्थिक विकास में कैसे लाभ पहुंचाते हैं। पहला आप ऐसे समझिए कि औद्योगिक व कृषि विकास, दूसरा समझिए रोजगार और क्षेत्रीय संतुलन। औद्योगिक व कृषि विकास, माल तेजी से व सस्ती दर से परिवहन होने से उद्योगों और किसानों के बीच बाजार मिलता है, किसानों को बाजार मिल जाता है। मतलब अगर जो है माल जो है आपने तैयार कर लिया, कच्चा माल तैयार हो गया, वो तेजी से कहाँ पहुंच जाएगी, एक दूसरे के पास पहुंच जाएगी, सस्ती दर में पहुंच जाएगी। तो परिवहन होने से उद्योग में विकास होगा, तो किसानों का भी लाभ होगा और बाजार का भी लाभ होगा और देश का भी विकास होगा। रोजगार और क्षेत्रीय संतुलन, परिवहन सुविधाएं दूर दराज क्षेत्रों को भी मुख्य धारा से जोड़ती है जिससे विकास संतुलित होता है और रोजगार बढ़ता है। उम्मीद है कि तीसरा प्रश्न समझ में आया होगा। तीसरे का अथवा वाला प्रश्न पढ़ते हैं। ये प्रश्न क्या कह रहा है कि अयस्क क्या होते हैं, पहले ये बताना है, फिर बताना है भारत में लौह अयस्क की 2 प्रमुख पेटियां कौन कौन सी हैं, ठीक है। तो यहां पर देखिए, पहले तो हम ये समझते हैं कि अयस्क क्या होता है। तो अयस्क वे खनिज होते हैं जिनसे धातु आर्थिक रूप से निकाली जा सके। आर्थिक रूप से मतलब आप किसी भी तरीके से धातु को निकालें और इनमें धातु की मात्रा इतनी होती है कि उसे लाभदायक रूप से शुद्ध किया जा सके, है ना। किसी भी अयस्क को निकालना, उसको साफ करना, उसमें से धातु को निकालना, तो इसमें खर्चा लगता है और जो खर्च लगता है उसे ही आर्थिक रूप से जो है धातु निकालना कह सकते हैं। तो अयस्क एक प्रकार का खनिज होता है जिससे हम लोग धातु निकालते हैं आर्थिक रूप से।
और उसमें धातु की मात्रा इतनी होती है अयस्क में कि उससे लाभदायक रूप से शुद्ध जो है किया जा सकता है। ठीक है। भारत में लौह अयस्क की कितनी पट्टियां हैं? तो कह रहा है कि दो, बहुत सारी हैं, लेकिन हम दो पट्टियों की बात करेंगे। दो प्रमुख पट्टियां हैं। एक पट्टी है सिंहभूमि पट्टी, झारखंड और उड़ीसा के बीच, और दूसरी पट्टी है बेल्लारी, चित्रदुर्ग और तुमकुर पट्टी, जो कर्नाटक में है। ठीक है। तो पहले आप इसको देखिए कि सिंहभूम पट्टी झारखंड और उड़ीसा, ये नोआमुंडी, गोवा, ये सब क्षेत्र को जो है घेर लेती है। बेल्लारी, चित्रदुर्ग और तुमकुर पट्टी ये कर्नाटक में है। यहाँ जो है उच्च गुणवत्ता का हेमेटाइट अयस्क मिलता है, हेमेटाइट अयस्क, जिससे हम लोग लोहा निकालते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ों को आप समझिए। जब एक बार समझ जाएंगे तो आप उत्तर जो है अपने से भी लिख पाएंगे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है कि सूचना का अधिकार क्या है और यह किस प्रकार उपभोक्ता की शक्ति में वृद्धि करता है। सूचना का अधिकार और उपभोक्ता की शक्ति में वृद्धि, इस चीज़ को ध्यान से समझिए। सूचना का अधिकार, जिसे हम लोग आरटीआई कहते हैं, 2005 के तहत नागरिक किसी भी सरकारी विभाग से जानकारी मांग सकते हैं। किसी भी सरकारी विभाग से आप जानकारी मांग सकते हैं। इससे सरकारी कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ती है। उपभोक्ता की शक्ति में कैसे जो है ये वृद्धि करता है, तो इसको भी समझिए कि पहला ये कि सरकारी योजनाएं हो, कीमतें हो, सब्सिडी हो और सेवा की जो है जानकारी, ये सभी लेकर वो अपनी हितों की रक्षा कर सकता है। गलत बिलिंग, भ्रष्टाचार या भेदभाव की शिकायत करके न्याय पा सकता है और इससे नागरिक जागरूक और सशक्त बनते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार द्वारा विदेशी निवेशों को आकर्षित करने हेतु उठाए जाने वाले 2 उपायों का वर्णन कीजिए। अब यहाँ पर समझिए, भारत सरकार ने विदेशी निवेश बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं। ठीक है। कौन कौन से कदम उठाए हैं? नीतिगत उदारीकरण, विशेष आर्थिक सेट, सिंगल विंडो क्लियरेंस, बुनियादी ढांचा व कौशल का विकास। ठीक है। तो इसको समझते हैं कि है क्या। भारत सरकार द्वारा विदेशी निवेशों को आकर्षित करने के लिए सारी चीज़ें उठाई हैं और 2 उपायों को पूछा जाता है। अब यहाँ पे क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं, ध्यान से समझ लीजिए। तो 2 उपायों को पूछा जा रहा था, मैंने और भी इसमें मिक्स कर दिया क्योंकि निवेशों को आकर्षित करने के लिए और भी फायदे हो सकते हैं। देखिए, नीतिगत उदारीकरण, अनेक क्षेत्रों में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो है वो एफडीआई की अनुमति दी गई है। ठीक, अनेक क्षेत्रों में 100% 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की जो है अनुमति दी गई है। विशेष आर्थिक क्षेत्र, कर रियायतें व सरल प्रक्रियाएं दी गई। सिंगल विंडो क्लियरेंस, निवेश की मंजूरी तेज और पारदर्शी बनाई गई। बुनियादी ढांचा व कौशल विकास, सड़कों, बिजली और श्रम कौशल सुधार कर विदेशी कंपनियों को आकर्षित किया गया। इससे रोजगार और तकनीकों को लाभ भी मिलता है। तो ये रहा आपका वर्णनात्मक प्रश्न फर्स्ट। अब बात करेंगे वर्णनात्मक प्रश्न सेकंड की, और यह ध्यान रखेंगे कि 150 शब्दों में लिखना है। वही चीज़ जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जिस प्रकार से 80 शब्दों को 60 से जो है 80 के बीच में लिख सकते हैं, तो इसको भी 150 शब्द है तो आप 120 से 150 शब्द लिख सकते हैं। अब यहाँ पर होता क्या है कि अगर आप 110 भी पहुँचा देते हैं तो भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन 110 लिखना, ये आपको वहाँ पे ये दिखाएगा कि जो भी आप शब्द, जो भी आप फैक्ट लिख रहे हो वो एकदम परफेक्ट होने चाहिए, तब आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। जिस प्रकार वर्णनात्मक प्रश्न फर्स्ट में जो प्रश्नों के अंकों को डिवाइड किया गया था, उसी प्रकार इसमें भी डिवाइड है। यहाँ पे देखिए 5वां है, 5वें में ये करिए चाहे अथवा करिए, 6 में दोनों में से कोई एक करना है, 7 में भी दोनों में से कोई एक करना है और 8वें प्रश्न में भी दोनों में से कोई एक करना है। ठीक है। जिस प्रकार से यहाँ पर एक बात समझिए, सांप्रदायिकता से आप क्या समझते हैं, 2 नंबर मिलेगा। या किस प्रकार भारतीय समाज के लिए हानिप्रद है, इससे 4 नंबर मिलेगा। और उसी तरीके से यहाँ पर देखिए 2 2 2 लिखा हुआ है। और अनौपचारिक शाख क्या है, 2 नंबर। भारत में शाख विस्तार के अनौपचारिक शाख की आवश्यकता बताएंगे, फिर 2 नंबर। और चुनौतियों के एक एक उदाहरण हमसे समझा देंगे तो 2 नंबर। इस तरीके से आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ध्यान रखना है, अगर आपने अनौपचारिक शाख बस लिख दिया तो और 2 पेज भर दिया, आपने 150 शब्द लिख दिए, तो आपको सिर्फ 2 नंबर ही मिलेंगे। ठीक है।
ध्यान में इस बात को रखिएगा, इसीलिए इसको अच्छे से डिवाइड कर दिया जाता है किसमें कितना मार्क्स डिवाइड है। इसको पढ़िए और शब्दों को डिवाइड कर दीजिए। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इन प्रश्नों को देखते हैं इनका उत्तर। सबसे पहले पांचवा प्रश्न देखिए कह क्या रहा है कि भारत में राष्ट्रवाद के उदय के प्रमुख कारणों की व्याख्या कीजिए। भारत में राष्ट्रवाद के उदय के प्रमुख कारणों की व्याख्या देखिए ध्यान से। भारत में राष्ट्रवाद के उदय का प्रमुख कारण ब्रिटिश और औपनिवेशिक शासन था। ब्रिटिश थे, भारत में राष्ट्रवाद का जो उदय हुआ वो ब्रिटिश खुद ही था, जो औपनिवेशिक पावर लगा रही थी, मतलब वहां किसी दूसरे देश में जाकर अपना कानून लगाना, अपना कार्य करना, और वो भी उस देश को अपने अंडर में रखते हुए औपनिवेश कहलाता है। तो ब्रिटिश औपनिवेश का मतलब यही हुआ। तो ब्रिटिश औपनिवेशिक जो शासन था वो खुद ही भारत में राष्ट्रवाद का उदय कराया। अंग्रेजों ने भारतीय समाज, अर्थव्यवस्था और संस्कृति पर प्रतिकूल प्रभाव डाला। अंग्रेज भारतीय समाज को अपने पक्ष में नहीं ले रहे थे, अब उनकी बात ही नहीं सुन रहे थे। अर्थव्यवस्था जो थी वो डगमगा गई थी, क्योंकि वो सारी धन को, दौलत को लूट के ले जा रहे थे। तो अर्थव्यवस्था का गड़बड़ होना जरूरी है। संस्कृति पर प्रतिकूल प्रभाव, कहीं कोई मंदिर तोड़ दिया जा रहा है तो कहीं पर कुछ भी हो जा रहा है ना, कहीं पे मंदिर चला दिए जा रहे हैं, और किसी भी धर्म को लेकर उनमें विभाजन के लिए आपस में भिड़वा दिया जा रहा है। किसी भी संस्कृति को नहीं माना जा रहा है, धर्म परिवर्तन करा दिया जा रहा है। तो ऐसे कंडीशन में संस्कृति पर इस प्रतिकूल का मतलब होता है उल्टा, तो उल्टा प्रभाव तो पड़ेगा ही। भारतीयों को उनके ही देश में द्वितीय श्रेणी का नागरिक माना गया। अगर यह हमारा देश है, हमारे देश में प्रथम नागरिक हम ही होंगे, और जो बाहर से आएगा व्यक्ति वो दूसरा नागरिक होगा। लेकिन जब अंग्रेज आए तो वो इस देश पर इस हद तक काबू कर लिए थे कि उनका कहना था कि प्रथम नागरिक हम हैं, तुम लोग द्वितीय नागरिक हो। तो जाहिर सी बात है अंदर जलन घुटन तो हो गई, दबाव बनेगा। तो ये जो प्रेशर है अचानक से उभरेगा अभी। और भारतीयों के देश में ही भारतीयों पर उच्च कर लगा देना, कच्चे माल का दोहन करना, विदेशी वस्तुओं का प्रचार करना, स्वदेशी उद्योगों का नाश कर देना, प्रशासन में भेदभाव ने, यही सब चीज था जो जनता में असंतोष फैला दिया। समझ रहे हैं इस बात को कि भारत के में आकर ही भारत के लोगों पर ही, भारत के सामान पर ही वो खरीद कर, जैसे मान लीजिए कपास यहां से खरीदे हैं, कपास को लेकर गए ब्रिटेन में, वहां से कपड़े बना के लाए, कपड़े बनाकर जब यहां लाते हैं तो उसी को हाई दाम पे बेचते हैं। तो ये क्या हुआ, दोहन हुआ ना, कच्चे माल का दोहन हो गया। उच्च कर का मतलब ये है कि हम अपने खेत में ही खेती कर रहे हैं, अपने खेत में ही, और उस खेती पर टैक्स लगा दिया जाए कि भाई तुम अगर 100 रुपए का अनाज पैदा कर रहे हो तो तुम सिर्फ और सिर्फ 33 हिस्सा लोगे, बाकी का जो हिस्सा है वो मैं लूंगा। ये हालत था। अगर 10 रुपए का पैदा कर रहे हो तो 7 रुपया तुम लो, 3 रुपया हमको दो, 3 रुपया तुम लो, 7 रुपया हमको दो। तो ये चीजें जो थी वो टैक्स लगा दिया गया, हाई टैक्स था, उच्च कर था। तो अगर विदेशों से कपड़ा बना के लाया जा रहा है तो उन वस्तुओं का भी प्रचार किया जा रहा है, बहुत सारे वस्तुएं भी आ रही है, उसके बाद टैक्स भी लगा दिया जा रहा है। और जो स्वदेशी उद्योग है, जो भारत में उनका उद्योग है, उसे नष्ट कर दिया जा रहा है, तोड़ दिया जा रहा है, बंद कर दिया जा रहा है। तो ऐसे में प्रशासन में भेदभाव उत्पन्न होने लगा, और भेदभाव ही भारतीयों के अंदर जो है असंतोष की भावना पैदा कर देती है। अंग्रेजों की दमनकारी नीतियां थी। 1857 का विद्रोह हो गया उधर कारतूस वाला। प्रेस व शिक्षा के प्रसार तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन ने राष्ट्रीय चेतना को बल दे दिया। रेल, डाक, टेलीग्राफ से विकास ने विभिन्न क्षेत्रों को जोड़ा। रेल हुआ, लोगों को जल्दी से एक जगह से दूसरे जगह पर पहुंच पाए। डाक हो गया, चिट्ठियां जल्दी जल्दी पहुंचने लगी एक दूसरे जगह। टेलीग्राफ हो गया, मैसेज पहुंचने लगे। तो ये दो जगह को बहुत जल्दी जोड़ देता था। इसलिए जो भी विकास का मार्ग था, उस विकास के मार्ग में भारतीयों का जो सहयोग था ज्यादा से ज्यादा और जल्दी से जल्दी हो गया। तो ये इससे क्या हुआ कि लोग एकता के महत्व को समझने लगे कि हाँ भाई वहां पर ये हो रहा है, हमारा देश है। तो ये सारी चीजें जो है राष्ट्रवाद के उदय के प्रमुख कारण बने। इसके अलावा आधुनिक शिक्षा आई। भारतीय नेताओं के विचार जैसे गोखले हो गए, तिलक हो गए, गांधी हो गए, इन्होंने राष्ट्रीय भावना को मजबूत किया। इन सभी कारणों ने मिलकर भारतीयों को स्वतंत्रता आंदोलन पाने के लिए तैयार किया। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 5 का ही अथवा वाला प्रश्न है कि फ्रांस की क्रांति के प्रमुख कारणों का वर्णन कीजिए। फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था, इसका वर्णन करना है।
तो ऐसे में अगर आप देखें कि फ्रांस की क्रांति जो 1789 में हुई, इसके कई कारण थे। ठीक है, इसके कई कारण थे। पहला कारण मैंने यहाँ पर लिखा, दूसरा कारण यहाँ पर लिखा, और आगे बढ़ेंगे तो तीसरा कारण देखिए यहाँ पे है, फिर चौथा कारण, और इसी तरीके से और भी कारण इसमें जो है हैं। ठीक है, ध्यान से अब समझिए। फ्रांस की क्रांति 1789 के कई कारण थे। पहला कारण सामाजिक असमानता, समाज में असमानता थी। जो उच्च वर्ग के लोग थे वो अपने आप को राजा समझ रहे थे, और जो निम्न वर्ग के लोग थे वो उनको रंक समझ रहे थे। तो समाज में असमानता थी। ठीक है, फ्रांस में समाज को 3 वर्गों में बांट दिया गया। एक वर्ग हुआ पादरी वर्ग, दूसरा हो गया अभिजात वर्ग, और तीसरा सामान्य जनता में बांट दिया गया। बात समझ रहे हैं? ऐसा समझिए कि जो सबसे ऊपर होगा वो खूब खा रहा है, और जो इसका छिलका बच रहा है उस ये अभिजात वर्ग को दे दे रहा है, और उसके बाद ये जो सड़ गल गया उसको मिल रहा है, जो सामान्य वर्ग में है मिल रहा है कि वो भी नहीं मिल रहा है। तो इस तरीके से जो है चीज़ें बदलाव आने लगी लोगों में। तो पहले जो 2 वर्ग थे वो विशेषाधिकार प्राप्त कर रहे थे, जबकि तीसरे वर्ग पर करों का बोझ था कि भाई तुम ही टैक्स दोगे, तुम ही सब कुछ करोगे। बात समझ रहे हैं? तो इस तरीके से पहला ये कारण हुआ कि जो सामान्य जनता थी उनके मन में द्वेष, उनके मन में जो है द्वेष भर गया। तो एक कारण ये हुआ कि सामाजिक कारण। दूसरा कारण है आर्थिक संकट। आर्थिक संकट हो गया था, और उसके बावजूद लुई 16वें के समय राज्य की आय घट गई, फिर भी कर बढ़ा दिए गए। आय अगर किसी देश की घट जा रही है, आय घट गई, लोगों के पास 5 रुपया है प्रतिदिन का, और उसमें आप टैक्स लगा दिए कि आपको टैक्स देना पड़ेगा 4 रुपया। अब लोगों के पास बचा 1 रुपया, 4 रुपया सरकार के पास। अब 1 रुपया में जनता के अंदर असंतोष फैलेगा कि नहीं फैलेगा कि 5 रुपया में तो कुछ हो ही नहीं रहा है, तो 1 रुपया में क्या होगा? तो जनता के अंदर असंतोष फैल गया। तो ये भी एक कारण रहा, आर्थिक संकट उस समय आ गई थी। तीसरा कारण है प्रबोधकालीन विचारधारा, जिसने समानता, स्वतंत्रता और भ्रातृत्व के विचार को फैलाया। लोगों के मन में समानता कि भाई मैं खेती कर रहा हूँ, मैं किसान हूँ, तो मैं अपने फसल को इन लोगों में बांट रहा हूँ, ये लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, फिर भी ये लोग हमारे द्वारा पैदा किए गए अनाज को खा रहे हैं और हमसे ऊपर मेहनत करवा रहे हैं टैक्स। तो असमानता का भाव फैलेगा, अस्वतंत्रता का भाव फैलेगा, परतंत्रता का। तो स्वतंत्रता का भाव अंदर आने लगा, समानता की भाव अंदर आने लगी। तो इससे ये सारे विचार फैलने लगे जो 3 वर्ग बनाए गए थे। चौथा कारण था अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की सफलता। अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम हुआ, और वहां पे स्वतंत्रता संग्राम जब हुआ तो लोगों के द्वारा भयंकर जो है असंतोष फैला था। वहां पर स्वतंत्रता संग्राम हुआ अमेरिका में जो है स्वतंत्रता संग्राम सफल हो गई, अमेरिका आजाद हो गया। तो फ्रांस में ये चीजें जो जनता थी इसको प्रेरित कर दिया कि भाई अगर वो लोग जीत सकते हैं, वो लोग कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं। तो ये सारी चीजें थी, और ऊपर से खराब फसल और महंगाई ने भी जनता में असंतोष को बढ़ा दिया। तो इन सब कारणों से फ्रांसीसी क्रांति हुई, जिसने लोकतंत्र और मानव अधिकार की नींव रखी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है कि भारत की संघात्मक शासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करें। ठीक है, भारत की संघात्मक शासन की व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करना है। सबसे पहले देखिए भारत की संघात्मक शासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं। भारत का संविधान संघात्मक शासन प्रणाली को अपनाता है, पर यह सशक्त केंद्र वाली संघीय व्यवस्था है। इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं। प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है? द्विस्तरीय शासन हो गया, संविधान में शक्तियों का विभाजन हो गया, लिखित व सर्वोच्च संविधान हो गया, सर्वोच्च न्यायालय हो गया, ठीक है, द्विसदनीय संसद हो गया, मजबूत केंद्र हो गया। तो ये सभी प्रणाली जो है भारत के संविधान को मजबूत बनाती है। संघात्मक शासन का मतलब होता है ऐसा देश जो केंद्र और राज्य दोनों में विभाजित हो। अब इनकी जो प्रमुख विशेषताएं हैं उस पर नजर डालते हैं। इनकी जो प्रमुख विशेषताएं हैं, द्विस्तरीय शासन मतलब केंद्र और राज्य 2 सरकारें होंगी। केंद्र पूरे देश को देखेगा और जो राज्य होगा वो अपने राज्य में देखेगा। तो केंद्र और राज्य के बीच में जो सरकारें बनी वो उसी को द्विस्तरीय शासन कहा गया। और संघात्मक शासन में क्या क्या चीजें हैं कि संविधान में शक्तियों का विभाजन। संविधान में शक्तियों का विभाजन, अगर केंद्र और राज्य 2 संघात्मक शक्तियां हैं
तो संघ जो है वो संघ पे शक्ति, उनको शक्ति मिलेगी। राज्य को राज्य सूची जो है राज्य उसमें शक्ति मिलेगी। और समवर्ती सूची मतलब जिसमें संघ और राज्य दोनों मिलकर काम करेंगे। शक्तियों को डिवाइड कर दिया गया, सूची बनाई गई उनकी। संघ सूची में संघ की शक्तियां, राज्य सूची में राज्य की शक्तियां, और समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य की दोनों की शक्तियां। तीसरा है लिखित व सर्वोच्च। भारत जो है विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है और ये सभी भारतीयों पर, सभी कानूनों पर, हर जगह पूरे भारत में संविधान लागू है। सर्वोच्च न्यायालय संघ और राज्यों के बीच अगर विवाद हो गया तो उसको सुलझाने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को ही है। और संघ के शासन में क्या क्या चीजें हैं कि द्विसदनीय संसद, राज्यसभा राज्यों के प्रतिनिधित्व के लिए होता है। जो राज्यसभा बनाई जाती है वो राज्यों के प्रतिनिधित्व के लिए बनाई जाती है। मजबूत केंद्र होता है, अगर आपातकालीन परिस्थिति आती है तो केंद्र को ही विशेष अधिकार मिल जाता है, इसलिए केंद्र जो होता है वो मजबूत होता है। राज्य केंद्र के पक्ष में कुछ भी नहीं है। यह प्रणाली भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में एकता बनाए रखने और क्षेत्रीय हितों को सुरक्षित करने में सहायक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर अथवा सांप्रदायिकता से आप क्या समझते हैं और यह किस प्रकार भारतीय समाज के लिए हानिप्रद है। देखिए, सांप्रदायिकता कैसे हानिप्रद है और इसका मतलब क्या है समझिए कि सांप्रदायिकता वह प्रवृत्ति है जिससे लोग अपने धर्म को ही श्रेष्ठ मानते हैं और अन्य धर्मों के प्रति भेदभाव या असहिष्णुता रखते हैं। इसमें क्या होता है कि बहुत सारे जो धर्म हैं, एक धर्म दूसरे धर्म से टकरा जाते हैं। टकराने का मतलब ये कि जो लोग हैं ना वो अपने धर्म को इतना ऊपर मान लेते हैं कि उनको ये फील होता है कि हमारे धर्म के आगे, हमारे धर्म के सामने इसका धर्म कुछ भी नहीं है। ये चलता है। बात समझ में आई होगी कि हमारे धर्म के सामने इसके कुछ नहीं है, तो लोगों के मन में द्वेष फैलेगा, असहिष्णुता, भेदभाव फैलने लगती है। तो यह भारतीय समाज के लिए हानिप्रद है क्योंकि यह लोगों के बीच नफरत, अविश्वास और संघर्ष पैदा करती है। इससे राष्ट्रीय एकता और सामाजिक सद्भाव कमजोर होते हैं। सांप्रदायिकता के कारण दंगे होते हैं, जनहानि होती है, लोगों के बीच में हानि होती है, विकास नहीं हो पाते हैं, उसमें बाधाएं आने लगती हैं। एक बात समझिए कि अगर उदाहरण के लिए लें कि जब किसी शहर में दंगा होता है तो व्यापार, शिक्षा और रोजगार उस पर नकारात्मक असर पड़ता है। भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्षता को मान्यता देता है, अतः सभी नागरिकों को समान अधिकार मिलते हैं। सांप्रदायिकता पर काबू पाने के लिए शिक्षा, सहिष्णुता और संवैधानिक मूल्यों के प्रचार की आवश्यकता है। और वर्तमान समय में आपको बता दूं कि भारत में सांप्रदायिकताएं चीज़ें बहुत तेज़ी से उभर रही हैं, बहुत तेज़ी से उभर रही हैं। आप क्लास 10th में हैं, इस बात को नहीं समझ पाएंगे, लेकिन आपके मन में कहीं ना कहीं ऐसा जरूर आएगा कि हम इस जात से बिलोंग करते हैं, हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं। आपके मन में ये जरूर होगा, मैं ये गारंटी के साथ कहता हूँ कि हिंदू हम हैं, मुस्लिम हमारे दुश्मन हैं। अगर आप मुस्लिम हैं तो ये सोच रहे हैं हिंदू हमारे दुश्मन हैं, सिख हैं तो हिंदू हैं, मुस्लिम हैं। ये सारी चीज़ें ही सांप्रदायिकता का जड़ होता है। और यहीं पर मैंने बताया कि इसको ख़त्म करने के लिए आपको समझना पड़ेगा, आपको शिक्षित होना पड़ेगा, आपको सहिष्णुता की भाव को समझना पड़ेगा, संवैधानिक मूल्यों के प्रचार को समझना पड़ेगा। अगर आप ये नहीं समझते हैं तो आप कठपुतली बन के रह गए हैं अपने नेताओं के चक्कर में, धर्म के ठेकेदारों के चक्कर में। ठीक है, इस बात को समझिए, संविधान को मानिए। आप किस धर्म से बिलोंग करते हैं यह कोई राजनीतिक दल डिसाइड नहीं करता है। आप किस धर्म से हैं यह आपके अंदर होना चाहिए, आपको मानना चाहिए। किसी के बोलने या न बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, तो ये शिक्षित होना जरूरी है। जो लोग शिक्षा पा जाते हैं उनको ये बातें समझ में आती हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7, अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र कौन कौन से हैं। भारत के आर्थिक विकास के साथ साथ विभिन्न क्षेत्रों की संरचना में हुए परिवर्तन का वर्णन दीजिए। तो भारत की अर्थव्यवस्था के 3 प्रमुख क्षेत्रक हैं। कौन कौन से क्षेत्रक हैं भाई? प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो जो प्राथमिक है उसमें कृषि व कच्चा माल आता है, द्वितीयक में उद्योग व विनिर्माण आता है और तृतीयक में सेवा व व्यापार आता है।
ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। जो आपके ऑप्शंस मिलते हैं इससे बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो जाते हैं, तो आप लोग हमेशा इस चीज़ों को ध्यान में रखिए। स्वतंत्रता के समय भारत मुख्यतः कृषि प्रधान था, जहाँ अधिकांश लोग प्राथमिक क्षेत्र में कार्यरत थे, है ना। पहले लोग कृषि ही करते थे, तो प्रधान देश इसीलिए कहा जाता है, कृषि में प्रधान देश। और आर्थिक विकास और औद्योगिकीकरण के बाद द्वितीय क्षेत्र ने गति पकड़ी, जैसे कारखाने लगाए गए, बिजली, खनन, निर्माण, ये सभी बढ़ गए, तो भारत जो है द्वितीय क्षेत्र में आ गया। और वर्तमान समय में हाल के वर्षों में तृतीय क्षेत्र में, जैसे सूचना प्रौद्योगिकी, बैंकिंग, परिवहन, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सभी तेजी से बढ़े हैं। तो पहले प्राथमिक, फिर द्वितीयक और तृतीयक। लेकिन ऐसा नहीं कहा जा सकता कि भारत जो है वह कृषि प्रधान देश है या उद्योग प्रधान देश है या सेवा प्रधान देश है, सेवा व्यापार, ये सब चीज़ें नहीं। भारत में तीनों व्यवस्थाएं चल रही है। प्राथमिक भी मतलब यहाँ पर कृषि भी हो रहा है, कच्चे माल भी उत्पन्न किए जा रहे हैं, उद्योग भी है, विनिर्माण भी है, सेवा है, व्यापार है। इसका मतलब ये तीनों क्षेत्र भारत में कार्यरत हैं। और अब भारत में जीडीपी का सबसे बड़ा योगदान जो है वो सेवा क्षेत्र से ही आ रहा है, जबकि कृषि में रोजगार तो अधिक है लेकिन उत्पादन अपेक्षाकृत कम हो रहा है। और यह परिवर्तन दर्शाता है कि भारत धीरे धीरे औद्योगिक और सेवा प्रधान अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। ठीक है, बात समझ में आपको आ गई होगी। अब चलते हैं अथवा वाले प्रश्न पे। प्रश्न है कि अनौपचारिक साख क्या है। भारत में साख विस्तार में अनौपचारिक साख की आवश्यकता एवं चुनौतियों को एक एक उदाहरण से समझाइए। पहले तो मैं आपको बता दूं कि साख का मतलब टैक्स होता है, कर होता है ना, ऋण होता है, जो आप लोग ऋण लेते हैं। मैं आपको सरल भाषा में समझा रहा हूं कि अनौपचारिक साख है क्या। अनौपचारिक का मतलब होता है एक ऐसे जगह से आप लोन ले लें, टैक्स ले लें, वो कर ले लें, ऋण ले लें, माफ करिएगा, ऋण ले लें, ऐसे जगह से आप ऋण ले लें जहां से कोई भी ब्याज का रकम फिक्स ना हो, अनौपचारिक साख हो। ठीक है, जैसे आप अपने मित्र से ले लें उधार कि आप हमको 5,000 दीजिए, मैं आपको हर महीने जो है 2% ब्याज दूंगा। तो अगर किसी साहूकार से ले लीजिए, 2 लाख ले लीजिए, वो कहता नहीं हमको 10% हर महीने चाहिए, तो ऐसे में फिक्स थोड़ी होता है। और जब फिक्स नहीं होता है ब्याज की रकम कितने दर से दी जाएगी, तो अनौपचारिक साख कहलाता है। चलिए अब इस बात को समझते हैं। अनौपचारिक साख वह ऋण है जो बैंकों या सरकारी संस्थाओं के बजाय साहूकारों, मित्रों, रिश्तेदारों या स्वयं सहायता समूहों से लिया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में यह आम है क्योंकि औपचारिक बैंकिंग सुविधाएं हर जगह उपलब्ध नहीं है। लेकिन वर्तमान अगर प्रेजेंट टाइम की बात करें तो ग्रामीण जो बैंकिंग सुविधाएं वो हर जगह उपलब्ध है। लेकिन फिर भी ये जो ऋण लिया जाता है, लोन लिया जाता है, यह बैंकों से जल्दी मिलता नहीं है। तो इसकी आवश्यकता तब होती है जब तुरंत पैसे चाहिए और कागजी प्रक्रिया नहीं होती। उदाहरण के लिए समझिए कि किसान बुआई के समय साहूकार से कर्ज लेता है, पर चुनौतियां यह है कि ब्याज दर बहुत अधिक होती है, शोषण की संभावना रहती है और कानून रक्षा नहीं मिलती है। अगर आप किसी मित्र से, किसी साहूकार से, किसी रिश्तेदार से, तो अगर आप लोन ले लेते हैं तो वहाँ पर क्या होगा, ब्याज की दर बहुत ज़्यादा अधिक होगा। एक ही साल में आपका इतना लग जाएगा जितना आपका मूलधन नहीं होगा। तो ब्याज बहुत ज़्यादा अधिक होने से शोषण होने लगता है, झगड़ा हो जाता है, कानूनी सुरक्षा भी नहीं मिल पाता है। जिसे बैंक से लिए रहेंगे तो कानूनी सुरक्षा मिलेगा, लेकिन ऐसे मिल नहीं पाता है। ठीक है, तो इसलिए सरकार ने माइक्रो फाइनेंस, स्वयं सहायता समूह और ग्रामीण बैंकों के माध्यम से औपचारिक साख को बढ़ावा दिया है ताकि लोग सस्ते और सुरक्षित ऋण प्राप्त कर सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है, भारत में वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण को क्यों आवश्यक है और इस हेतु उठाए गए किन्हीं 2 कदमों को बताइए। भारत में वन एवं वन्य जीव संरक्षण आवश्यकता और कदम। भारत के वन और वन्य जीव जैव विविधता, जलवायु संतुलन, मृदा संरक्षण और पारिस्थितिकी संतुलन के लिए अत्यंत आवश्यक है। वन हमारे लिए लकड़ी, औषधियाँ, जल स्रोत और रोजगार उपलब्ध कराते हैं। वन्य जीव खाद्य श्रृंखला और पर्यावरण को संतुलन रखते हैं। जनसंख्या वृद्धि, अवैध कटाई और शिकार से इन पर खतरा बढ़ गया है। संरक्षण के लिए उठाए गए अगर 2 कदम की बात करें तो पहला कदम है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 और दूसरा है राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य। दुर्लभ प्रजातियों के शिकार पर रोक लगा दी गई है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 मतलब ऐसे प्रजातियां जो गायब हो चुकी हैं या गायब हो रही हैं, उन पर शिकार पर रोक लगा दिया गया है। दूसरा है राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य, जैसे चीज़ों का निर्माण करना, जैसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क।
तो इसके अलावा आप वृक्षारोपण कार्यक्रम, संयुक्त वन प्रबंधन व जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 का अथवा प्रश्न। देखिए प्रश्न है कि भारत में प्रचलित किन्हीं 3 प्रमुख कृषि के प्रकारों को संक्षिप्त दीजिए। भारत में 3 ही प्रकार की जो है प्रमुख प्रकार हैं जो संक्षिप्त में परिचय देना है, तो इसको ध्यान से समझिए। तो भारत में कृषि के प्रकार आजीविका कृषि, व्यावसायिक कृषि और तीसरा है आपका बागान कृषि। ठीक है, तो इन तीनों के विषय में आपको पढ़ना है, समझना है। तो आजीविका कृषि है ना, इसमें किसान मुख्यतः अपनी ज़रूरत के लिए खेती करता है। छोटे खेत, पारंपरिक औजार, मानसून पर निर्भरता इसकी विशेषता होती है। आजीविका मतलब जीवन चलाने के लिए कृषि करना। व्यावसायिक कृषि, इसमें नकदी फसलें जैसे गन्ना, कपास, जूट बड़े पैमाने पर उगाई जाती हैं। आधुनिक मशीनों व उन्नत तकनीक का उपयोग होता है। बागान कृषि, जिसे चाय, काफ़ी, रबर जैसी फसलें बड़े खेतों में और पूंजी श्रम व अधिक आवश्यकता के साथ उगाई जाती है। तो इन तीनों प्रकार के कृषि भारत की विविध भौगोलिक परिस्थितियों और आर्थिक जरूरतों को दर्शाती है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न समझ में आ गए होंगे बहुत ही अच्छे से। और अब बारी है मानचित्र संबंधित प्रश्न की। मानचित्र संबंधित प्रश्न, देखिए मानचित्र संबंधित प्रश्न है, इसमें 9A और 9B है। और एक बात और यहाँ से आप समझ लीजिए कि जो इसके अलावा भी पेपर में दृष्टिबाधित लोगों के लिए प्रश्न होता है। तो जो दृष्टिबाधित लोगों के लिए प्रश्न होता है वो यही प्रश्न होता है जो दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्रकार के होता है। तो वो मानचित्र में नहीं लगाते हैं, बल्कि इन्हीं प्रश्नों को आंसर में लिखना पड़ता है। ठीक है, तो 9A और 9B 2 प्रकार के प्रश्न हैं। दोनों प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे, हल करेंगे। और यहाँ पर देखिए 9A और 9B का मैप, और मैंने मैप पे पहले से ही चीज़ों को लिख दिया है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने क्वेश्चन पेपर से या क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट लेके रिवाइज करने के लिए आप देख सकते हैं। चलिए सबसे पहले प्रश्नों पर चलते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि 9A को पहले देखते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि वह स्थान जहाँ पूर्ण स्वराज की मांग प्रस्तावित हुआ, तो वह कौन सा स्थान है? वह स्थान है लाहौर। लाहौर से ही सबसे पहला पूर्ण स्वराज की मांग प्रस्तावित हुआ था, इसलिए आपका ऑप्शन जो है आंसर जो है यहाँ पर है। लाहौर को आप इंडिकेट करेंगे। अब एक बात और समझिए, यहाँ पर इंडिकेट करने के लिए इस प्रकार का कहा गया कि आप इस प्रकार के मार्क का यूज करेंगे। लेकिन अगर यहीं दूसरे वाले में देखें तो हर प्रकार का चिन्ह जो है वो अलग अलग दिए रखा है, तो अलग अलग चिन्हों को यूज करेंगे। क्लियर है? ठीक है, तो अब आगे बढ़ेंगे। तो पहला लाहौर हो गया। दूसरा है वह स्थान जहां दिसंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। तो 1920 में दिसंबर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था नागपुर में, इसलिए ये यहाँ पे आप इंडिकेट कर देंगे। तीसरा प्रश्न क्या है कि वह जनपद जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, तो वह है जो है आपका अमृतसर। तो अमृतसर कहाँ पे है? यहाँ पर है, ये रहा आपका अमृतसर। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न, वह स्थान जहां आनंद भवन स्थित है। तो आनंद भवन स्थित है इलाहाबाद प्रयागराज में, तो ये रहा आपका इलाहाबाद प्रयागराज। ठीक, आगे बढ़ते हैं। वह स्थान जहां सूती मिल श्रमिकों ने पहला सत्याग्रह किया था, तो वो किया था अहमदाबाद में, वो भी 1918 में। तो ये रहा आपका अहमदाबाद 1918। तो आपको जब आप ऐसे मार्क करके लिखेंगे तो ये भी ध्यान रखना है कि मार्क करके लिखने के बाद आपको नंबरिंग भी करना होगा कि कौन से प्रश्न का जो है आंसर है। ठीक है, कौन से प्रश्न का आंसर, ये जैसे ये है, ये पहले का आंसर है लाहौर। दूसरा आपका नागपुर हो गया, तो इसके बगल में आपको ये ऐसे मार्क कर देंगे तो एग्जामिनर को साफ साफ पता चल जाएगा। तीसरा ये हो गया, ठीक है, और चौथा इलाहाबाद हो गया, ये चौथे का आंसर हो गया। पाँचवें का आंसर है अहमदाबाद अहमदाबाद गुजरात 1918। तो ये चीज़ें हो गई। देखिए कितनी आसानी से आपने इसके आंसर्स पा लिए। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं इस प्रश्न की, प्रश्न नंबर 9B। अब यहाँ पे देखिए कि पहला प्रश्न दे रहा है कि पश्चिम भारत स्थिति एक सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क चिन्हित बताइए, और जो उसका चिन्ह होगा वो इस तरीके का होगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो पश्चिम भारत की स्थित एक सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का जो है नाम सहित आपको बताना है। तो कहाँ पर है? आप पुणे को ले सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे पुणे को लिख दिया है। ये जो पुणे है ये प्रश्न नंबर 1 का आंसर है, इसलिए आपको 1 लिख देना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे दूसरा प्रश्न है कि पूर्वी भारत स्थित एक लोहा और इस्पात संयंत्र चिन्ह द्वारा नाम
सहित बताना है। तो ये ध्यान रखना कि यही चिन्ह है आपका, तो इसी चिन्ह को बताना है। इसलिए अगर आप यहाँ पे पहुँचे तो आप कहेंगे कि ये रहा आपका जो है इस्पात तापीय ऊर्जा संयंत्र, है ना, सॉरी इस्पात संयंत्र। तो ये कहाँ पर है, तो ये है आपका जमशेदपुर, और हमने यहाँ पर इसको इंडिकेट कर दिया है जमशेदपुर। तो यहाँ पर लिखेंगे ये जो है वो दूसरे का आंसर है। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 3 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 देखिए, दक्षिण भारत स्थित एक तापीय ऊर्जा संयंत्र, दक्षिण भारत स्थित एक तापीय ऊर्जा संयंत्र, ये मैंने आपको बताया सिंगरेनी ताप विद्युत गृह, ये आपका तीसरे का आंसर हो गया। किसका आंसर हो गया, तीसरे का। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, चौथा प्रश्न क्या कह रहा है कि छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी सी चिन्ह द्वारा, जो चिन्ह बना है आपको वही चिन्ह लगाना है, और देखेंगे आप मैप में मैंने वही चिन्ह लगाया हुआ है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है, तो ये रहा आपका रायपुर, और ये प्रश्न नंबर 4 का आंसर है, प्रश्न नंबर 4 का आंसर। ठीक है, हर जगह आप चिन्ह देखिए बदला हुआ है। और लास्ट प्रश्न देखिए क्या है, लास्ट प्रश्न है आपका कि पूर्वी भारत स्थित अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन हवाई जहाज के द्वारा चिन्ह दर्शाना है, तो ये रहा आपका कोलकाता। ठीक है, कोलकाता, और ये रहा आपके 5वें का आंसर। तो उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो ये रहा 9A, ये 9A का आंसर है, और ये 9B का आंसर है। ठीक है, आपको मैप मिलेगा, मैप में अच्छे से इसको इंडिकेट करना पड़ता है। तो ये रहा आपका सेट नंबर 3, और इसके बाद हम लोग चलेंगे सेट नंबर 4 में, जो 825 CT है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और सभी बच्चों के पास शेयर कर दीजिए, जिससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अच्छे से समझ में आ जाए और अच्छे से अच्छा स्कोर करें। ठीक है, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।